हेलो गाइस। आज लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में क्या देखा था? फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस। फिजिकल चेंजेस क्या थे बेटा? वो चेंजेस जिसमें नया कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था, जबकि केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता था। हमने ये भी देखा था कि फिजिकल चेंजेस मोस्टली रिवर्सेबल होते हैं और केमिकल चेंजेस मोस्टली इरिवर्सेबल होते हैं। एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का क्या देखा था? कुछ मे बी मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर या वाटर से स्टीम बनना या स्टीम से वाटर बनना, ये सब चेंज इन स्टेट्स वाले थे, तो ये फिजिकल चेंजेस थे। और केमिकल रिएक्शन कौन सा देखा था हम लोगों ने? कुछ याद है? कोई भी बोल सकते हो, मे बी मेल्टिंग, अच्छा मे बी बर्निंग ऑफ कोल, वो आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन लोगों ने क्या देखा था? एक एक्टिविटी देखी थी। कौन सी एक्टिविटी? अपन ने लिया था मैग्नीशियम का रिबन, उसको पहले घसा था अपन ने, काय से? सैंड पेपर से। सर क्यों घसा था, याद है? परफेक्ट, क्योंकि सर उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती थी। सर वो कैसे बनी थी बेटा? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, जाके मैग्नीशियम फटफट उससे रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जैसे हटाने के लिए अपने सैंड पेपर से घसा था और हटा लिया था। फिर क्या किया था? टोंग से पकड़ा, उसे आग लगाई। जब आग लगाई तो हमने देखा कौन से कलर के डार्जिलिंग फ्लेम का बर्न करा था? परफेक्ट, व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम। और कोई पाउडर बना था, याद है? वो पाउडर का कलर क्या था? पाउडर भी था हमारा व्हाइट कलर का। रिएक्शन क्या हुई थी? Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। अब याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जब फर्स्ट लेक्चर में बैलेंसिंग से थोड़ा सा बोला था कि देखते देखते, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बैलेंसिंग बताया था। चलो इसको अगर बैलेंस करना तो फटफट देख लेते हैं। Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। सब बैलेंस कर रहा हूँ तो ये देखिए Mg1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ा था। वापस देखा Mg1, यहाँ पर Mg2 है, यहाँ पर 2 लिखना पड़ा था। तो बेसिकली मेरा रिएक्शन क्या हो गया था? 2Mg प्लस O2 विल गिव यू 2MgO। वैसे याद है ना अपन लोग बैलेंस क्यों करते थे? बैलेंस क्यों करते थे उसके पहले एक छोटी चीज़ बता देता हूँ बेटा। एक रिएक्शन में जो चीज़ें आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो, मतलब ये, इससे बोला जाता है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में लिखते हो उससे बोला जाता है प्रोडक्ट। वैसे ये डेफिनेशन नहीं है, तो सिर्फ आपको समझने के लिए बता था। रिएक्टेंट्स वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी वो रिएक्शन के लिए कूदते हैं, और प्रोडक्ट वो चीज़ है जो बनती है बाद में। तो द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स which take part in a reaction are called reactants, and the elements and compounds formed during a reaction are called, I'm so sorry, I think मैंने गलत बोला, वापस बोलता हूँ मैं। The elements of compounds which take part in a reaction are called reactants, and the elements of compounds which are formed in a reaction are called products। समझे इसे आप लोगों को? श्योर? तो सर ये क्या हो गया था मेरा? ये हो गया था मेरा रिएक्टेंट और ये हो गया था मेरा प्रोडक्ट। अब देखो मैं आपको बताना चाहता था कि हम एक रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। बेटा आपने वो लॉ पढ़ा हुआ है, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो रिविजन ही है। हमने लॉ पढ़ा हुआ है, एनर्जी कैन नीदर, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटा ये कौन सा लॉ है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो रिएक्टेंट साइड में हमारे मास है, उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट साइड में रहेगा। इसी हिसाब से जितने लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स है हर एलिमेंट के, उतने ही राइट हैंड साइड में हमारे एटम्स होने चाहिए उन्हीं एलिमेंट्स के। इसीलिए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मे बी यहाँ पे 2 एलिमेंट थे Mg के, और सर यहाँ पे भी देखिए 2 एलिमेंट्स थे Mg के। परफेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट, यानी 2 एटम्स होने चाहिए, एलिमेंट नहीं होते, एटम थे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं करने पड़ते, नंबर ऑफ एटम सेम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था बैलेंस क्यों कर रहे हैं। एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को आप स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखना नहीं है, गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए ठीक है। अब हम लोगों ने सेकेंड एक एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें हमने 2 सोल्यूशंस लिए थे, दोनों को मिक्स किया था और हमें एक सॉलिड मिल गया था। सॉलिड था येलो कलर का। रिएक्शन को याद है आप लोगों को? वो था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। जब एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन मिलता था, तब हमें पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता था। हमें क्या बनता था? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो लेड आयोडाइड में PbI2, उसका कलर क्या था? येलो। तो रिएक्शन क्या हुई थी मेरी? PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki विल गिव यू PbI2 प्लस 2KNO3। 2 चीज़ें नोटिस में आई थी सर, 2 सोल्यूशंस को मिलाने से एक सॉलिड स्टेट आ गया था और दूसरा क्या? येलो कलर का आ गया था। मतलब चेंज इन स्टेट भी हुआ था और चेंज इन कलर भी हुआ था। बेटा रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, बाय नेम भी पता होनी चाहिए, बाय फॉर्मूला भी पता होनी चाहिए। फिर सर एक और एक्सपेरिमेंट हमने किया था, वो कौन सा था? जब हमने जिंक को एसिड बना डाला था।
या तो हाइड्रोक्लोरिक में डालो या सल्फ्यूरिक में डालो, दोनों में सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आए थे। कुछ सर गैस रिलीज हुई थी, ये गैस के सामने जब मैं कैंडल लेके गया था तो पॉप साउंड के साथ बर्न हुई थी, मतलब वो गैस कौन सी थी, वो गैस थी हाइड्रोजन गैस। और दूसरा सर जब टेस्ट ट्यूब को छुआ था तब टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब ये क्या था सर, गैस तो रिलीज हुई है, साथ ही साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने देखे थे। रिएक्शन क्या थी, Zn plus HCl will give you ZnCl2 plus H2, बैलेंस करने के लिए 2HCl किया था, और Zn plus H2SO4 तो पहले से बैलेंस थी, ZnSO4 plus H2। दोनों में देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे ऊपर का एरो दिया है मैंने, मतलब गैस रिलीज हो रही है मेरी, और यहाँ पे देखूंगा PbI2 तो यहाँ पे नीचे का एरो दिया है, मतलब कोई चीज़ नीचे आके सेटल हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने हीट लिखा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। ये चीज़ों पे मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ने वाले। तो बेसिकली 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके थ्रू हमें पता चलता था कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, वो क्या क्या था। एक था चेंज इन स्टेट। सर चेंज इन स्टेट का कौन सा एग्जाम्पल, वही PbNO3 होल ट्वाइस वाला प्लस KI विल गिव यू PbI2 प्लस KNO3। तो उसमें चेंज इन स्टेट कैसे हुआ, पहले दोनों सोल्यूशन थे, बाद में जाके वो क्या बन गया था, सॉलिड एक बन गया था। सेकंड देखा चेंज इन कलर, उसको तो एग्जैक्टली यही वाला अपन दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि PbI2 येलो कलर का था। फिर हमने दो और कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर का सेम एग्जांपल Zn पर HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2। सर H2 गैस रिलीज हो गई और टच किया तो हीट बढ़ा हुआ था, एंड टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, मतलब हीट भी रिलीज हो रही थी। चलिए ठीक है सर, ये सब कुछ हम देख चुके थे। अब आज हम लोग क्या समझने वाले, देखो अगर मैं आपको ऐसा कुछ समझाने की कोशिश करूँ, एक समझे, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को मैंने पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो मेरा पोटेशियम, सॉरी मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये वाली रिएक्शन देखिए, मैं लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन का आपने पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो आपका लेड आयोडाइड का सॉलिड पीपीटी बना जो कि येलो कलर का था और पोटेशियम नाइट्रेट बना। बेटा ये जो इतना सारा बोला है, अगर आपको लिखने बोलूँ तो एक आप किताब खत्म कर दोगे, इतना सारा बोलना पड़ा। इसी चीज़ को मैं छोटे से तरीके में कैसे लिख रहा था, देखिए ऐसे लिख रहा था, PbNO3 होल ट्वाइस को जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्ट किया था तो मेरा PbI2 बना था जो कि येलो कलर का था, और इसमें साथ ही साथ मेरा एक और क्या बना था, KNO3। ये चीज़ें याद है आपको, ये बैलेंस नहीं है मुझे पता है, पर देखो ये इतना सा देख के आप क्या क्या बता सकते हो। सर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करने पे मेरा पोटेशियम लेड आयोडाइड बन रहा है जो कि येलो कलर का है और सॉलिड है, सॉलिड क्योंकि नीचे PPT का बनाया हुआ मैं साइन, और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। अब साथ ही साथ अगर मुझे इनके स्टेट्स बता दूं मैं कि देखिए सर ये एक्वस स्टेट है, सर ये क्या होता है बताऊँगा, सर ये भी एक्वस स्टेट है, सर ये तो सॉलिड स्टेट ऑब्वियसली है, ये एक्वस स्टेट है, तो और बढ़िया तरीके से हो गया। साथ में इसको बैलेंस कर दूं, वैसे बैलेंस करना तो बिल्कुल कंपलसरी होता है, स्टेट्स लिखो नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में आपको स्टेट्स नहीं मांगा है, नहीं लिखोगे चल जाएगा, बैलेंस बोले नहीं बोले बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो बैलेंसिंग कुछ शायद से ये ऐसी होती है, प्लस हाँ ये हो जाती है अपनी बैलेंसिंग। देखो इसके थ्रू मुझे क्या पता चल रहा है, पता है कि एक यूनिट ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट करता है 2 यूनिट ऑफ KI के साथ में और बनाता है 1 यूनिट ऑफ PbI2 और 2 यूनिट ऑफ KNO3। समझा ये चीज़ कुछ आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, देखिए समझाता हूँ आपस से। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2A प्लस 3B विल गिव यू 5C प्लस D। मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, 2 यूनिट ऑफ A जब 3 यूनिट ऑफ B के साथ रिएक्ट करता है तो 5 यूनिट ऑफ C और 1 यूनिट ऑफ D बनाता है। तो इसके थ्रू मुझे पता चलता है कौन को कितना लेना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, जिससे क्या कितना बनेगा, तो वो चीज़ बैलेंसिंग के थ्रू पता चल गई। देखो इतनों से इसमें मुझे कितनी सारी चीज़ें पता चल रही है। तो यही चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं कि एक रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। पहली तो कंपलसरी है ये चीज़, तो क्या है सर वो, बैलेंस करो। आपको मैंने रीज़न बता चुका है बैलेंस क्यों करना है, ठीक है, बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, ठीक। सेकेंड क्या है, राइट सिंबल्स ऑफ द स्टेट्स, राइट सिंबल्स ऑफ स्टेट्स। ये सिर्फ अगर नेसेसरी है तो ही लिखिए, आपको हमेशा हर रिएक्शन में लिखना जरूरी नहीं है। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टेट्स मेंशन्ड है तो ही लिखिएगा, नहीं है तो मत लिखिएगा। क्यों सर, देखो सही लिख रहे हो तो बढ़िया, कोई गलत लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अगर पूछा गया है तो ही लिखिए। चलिए ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी स्टेट्स लिख दिया है, पूछा था क्या नहीं था मुझे पता नहीं, सर मैं इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहता इसके लिए। तो देखिए वैसे अलग अलग स्टेट्स क्या क्या होते हैं, एक होता है सॉलिड जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं,
लिक्विड L, गैसियस G, एक होता है एक्वस, जब हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मुझे पता है आपको सॉलिड लिक्विड गैस समझता है, आपको एक्वस का मतलब मैं समझा देता हूँ बेटा। एक्वस मतलब कोई वो जो एलिमेंट है या कंपाउंड है अपना, इट इज प्रेजेंट इन वाटर सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए, आपका कोई भी एसिड या कोई भी बेस रहेगा वो हमेशा 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 आप एक्वस स्टेट में ही नियरली लिखने वाले हो। तो ऐसा क्यों, मैं ये वैसे आप लोग पढ़ते हो कहाँ पे सर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, जो इसके सेकेंड चैप्टर है बाय लेकिन बुक आपके, उसमें हम पढ़ते हैं बेटे जो एसिड या बेस होते हैं ना, ये बहुत करोसिव इन नेचर होते हैं। मतलब बिल्कुल प्योर एसिड या बेस की बात करूँ, आपका एक बूंद भी आपके हाथ पे या कहीं स्किन पे खुदा ना खास्ता कभी गिर गया तो बेटा आपका हाथ उतना पार्ट जल जाएगा, सब पिघल जाएगा, यानी इतना गिलगिला हो जाएगा, पूरा का पूरा ड्रॉप उतना गिरेगा ना पूरे हाथ को जला देगा। तो क्यों सर, बेटा वो हाईली करोसिव होते हैं क्योंकि इनमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखिए, अब मेरे को इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको पानी के अंदर डाल के रखता हूँ। तो क्या होता है, जो इतनी ताकत थी ना, ताकत उसकी कम हो जाती है, तो उसे मैं डाइल्यूट कर लेता हूँ। तो मेजरली मेरे एसिड और बेसिस जो रहते हैं वो किस स्टेट में जाते हैं, एक्वस। क्यों, क्योंकि उसको मैंने पानी के अंदर डाल के रखा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ है बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस भी एक्वस स्टेट पानी में मिला हुआ होगा, Ki भी पानी में मिला हुआ होगा, PbI2 तो देखो सॉलिड स्टेट था, PPT ज़्यादा नीचे का आरो ने PPT होता है, तो वो वाला हो गया, और KNO3 वो एक्वस स्टेट में था। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें देख ली, अब थर्ड चीज़ देखते हैं। थर्ड चीज़ क्या है बेटा, हम लोगों ने एक समझे बताता हूँ, मेंशन कंडीशन इन विच रिएक्शन इज अकरिंग। तो मतलब क्या है बता दो, रुक जाइए। कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, या तो आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, या तो किस टेम्परेचर पे हो रहा है, या फिर किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, या कुछ और। सर टेम्परेचर पता है क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है क्या होता है, बट एक कैटलिस्ट क्या चीज़ है समझाता हूँ बेटा। जस्ट इमेजिन करो दो लोग हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, आपने देखा झगड़ा शुरू है, आप गए वहाँ पे चिल्लाना शुरू, मारो मारो मारो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप नमक छिड़क रहे हो झगड़े पे, तो और झगड़ा करेंगे शायद से वो लोग। आपने झगड़े में पार्ट लिया क्या, आपने एक आधा बुक्की खाई क्या, नहीं, आप बाहर से मस्त मजे उठा रहे थे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता था, आपने देखा झगड़ा शुरू है, आप गए, अरे भाई मत मारो, प्लीज़ छोड़ दो उसे, माफ़ कर दो, कुछ भी ऐसा आपने बोलना शुरू किया, तो मे बी उससे उनका झगड़ा थोड़ा सॉल्व हो गया, सॉर्ट हो गया, या स्लो हो गया। अभी भी आपने झगड़े में पार्ट लिया क्या, नहीं, अब झगड़े में कूदे नहीं, तो आप हो गए कैटलिस्ट। सर समझा नहीं, देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ाता है या घटाता है, बट खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके नोट्स में दिया हुआ है, जो आपको बता रहा हूँ। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर का मतलब या तो बढ़ाता है या घटाता है, विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, मतलब वो पार्ट नहीं ले रहा है रिएक्शन में, बाहर से ही मजे लेके अपने रिएक्शन का, अपने रिएक्शन के अंदर बाहर से ही मजे लेके उसका स्पीड को या तो बढ़ा रहा है या घटा रहा है। एक छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूछते नहीं है बट पता हो तो बढ़िया है। अगर आपका कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाता है, यानी रेट को बढ़ाता है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और वही अगर स्पीड को घटाता है या रेट को घटाता है तो इसे बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट तो हो गया। टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है। ठीक है, चलो एक आधा मैं आपको एग्जाम्पल रैंडम देता हूँ। मान लीजिए आपका एफ ही नहीं, एक चीज़ ना मैं शायद आपको पिछले वाले का एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, चलो बता दूंगा, पर पहले मैं यहाँ पे ही रहता हूँ भी। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में होता है, उसको अगर मैंने हाइड्रोजन का रिएक्ट किया जो कि अगेन गैसियस स्टेट में, इसको मैंने 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर रिएक्ट किया है, देखिए ये वाला कंडीशन लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मेरा बनता है मिथेनॉल CH3OH, जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में। बेटा ये जो है मिथेनॉल CH3OH, अभी आपको रटना है रट लीजिए। अब जैसे कार्बन चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपका, उसमें आप देखेंगे तब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिखाया जाएगा किसका नाम क्या होता है, सब फट फट आपको नाम बताऊंगा, फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला बताऊंगा, नाम लिखोगे, सब कुछ कर पाओगे। अभी के लिए रिएक्शन रट लो, क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है, कौन से कंडीशन में, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो क्या मिलता है हमें, मिथेनॉल, जो कि कौन से स्टेट का है, लिक्विड स्टेट का है। एक और बेटा ये वाली रिएक्शन पढ़ी है आप लोगों ने, फोटोसिंथेसिस वाली। बेटा पता है क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का क्या था, जब मैं आपके एज का था, मैंने रिएक्शन को बैलेंस के साथ रट लिया था, 6CO2 + 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ जो भी बताऊंगा, बल्कि भी C6H12O6 + 6O2। सर क्यों, पता नहीं बेटा, मेरे को ऐसी रट गई थी।
बट मैंने पूरी नहीं रटा था, मेरा कोई आपको सजेशन नहीं है कि रिएक्शन को रटो, मैं तो सिर्फ मेरा बता रहा था कि मुझे ये वाली बैलेंसिंग के साथ रटी हुई है, आपको रटना है रट लो, बट ऐसी हज़ारों रिएक्शन है, आप हज़ार के हज़ार रट नहीं सकते हो, आपको बैलेंसिंग आना ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये 6CO2, ये हो गया 6CO2 प्लस 6H2O। अब देखो आपको क्या लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक तो सनलाइट लगती है, सनलाइट की जगह पे आप यूवी भी लिख सकते हो, और दूसरा अपने को क्लोरोफिल लगता है यानी अपने को है ना पत्ती को, तो क्या मिलता है C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज, बेटा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H12O6 होता है किसका, ग्लूकोज का, प्लस 6O2 तो ऑक्सीजन है। तो देखो इसमें भी हम लोगों ने देखा कि हमें सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, ये चीज़ भी हमने आरओ के ऊपर और नीचे लिख दी, फाइन। तो तीन चीज़ें सीखी सर, पहला लिखा था बैलेंस वाला, दूसरा लिखा था स्टेट लिखने वाला, तीसरा क्या लिखा है कंडीशंस। कंडीशन में क्या क्या लिख सकते हैं, मे भी कैटलिस्ट लिख सकते हो, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो मैं यहाँ का बोल रहा था ना आपको, एक बैलेंसिंग वाले का मैं ऐसे सिंबल वाले का भूल गया हूँ, वो वाला मैं एक रिएक्शन बता देता आपको, वो स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ वही बता दूंगा। आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में, अगर उसमें वाटर जो कि गैसियस स्टेट में क्या रिएक्ट कर रहा हो तो मुझे मिलेगा Fe3O4 जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि गैसियस स्टेट में रहेगा। और ये इसके ऊपर एक ऐसा एरो बना सकता हूँ मैं कि उसका, चलो यहाँ पे आपको एरो दिख नहीं रहा है, एक समझिए, प्लस H2 ऐसा एरो बना सकता हूँ मैं। सर ऐसा क्यों, कि मतलब वो हमारा गैस ऊपर रिलीज हो रहा है। बेटा स्पेसिफिकली एग्जांपल क्यों बताया है कि देखिए H2O गैसियस स्टेट में होने का मतलब ये है कि वो स्टीम में। इसके सिवाय ये रिएक्शन अभी के लिए आप रटना चाहते हो रट लो, ये रिएक्शन अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखने वाले हैं। तो अगर आपने देखा हो, मैंने 3 चैप्टर्स के नाम ले लिया अभी तक के, ये चैप्टर के सिवाय कौन सा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कार्बन चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 था। बेटा देखो ये चैप्टर ना आपका बेसिक्स वर्क करने वाला है आगे के 3 चैप्टर के लिए। तो अगर ये चैप्टर में थोड़ी मेहनत कर लोगे और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाता भी हूँ तो आपको आगे के नियरली हर चैप्टर में बहुत फायदा होगा। तो ये रिएक्शन में क्या देखा हमने, Fe जो कि सॉलिड स्टेट में, H2O जो कि गैसियस स्टेट में मतलब स्टीम है, तो क्या बना रहा है Fe3O4 जो कि सॉलिड है, प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो ये 3 चीज़ें देख ली हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग हमारे केमिकल रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। चौथा क्या है, अगर मान लो एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो मेंशन कर दो, या एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो मेंशन कर दो कि मेंशन रिलीज ऑफ एनर्जी और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। बेटा जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, आगे देखने वाले यही चैप्टर में जब एनर्जी रिलीज होती है कोई रिएक्शन में तो उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और अगर एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे आपको पता होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपन एक देख चुके हैं, कौन सी देखे थे बेटा, वो Zn प्लस HCl वाली। देखो Zn प्लस HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये देखिए ये 2 था, यहाँ पे याद है अपने प्लस एनर्जी लिखा था, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है तो ये क्या हो गया है, ये हो गया एक्सोथर्मिक। अब ये देखो अगर एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो ना तो आपके 2 तरीके लिखने के, मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ। एक म्हणजे CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको सॉलिड स्टेट में अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो ऊपर एरो पे ट्राइंगल बना सकता हूँ, या फिर यहाँ पे ऐसा हीट लिख सकता हूँ, या फिर चाहूँ ना मैं तो प्लस यहाँ पे ऐसा प्लस हीट ऐसा भी लिख सकता हूँ। बट मेजरली अपन लोग क्या देखते हैं, अपन मेजरली ये देखते हैं कि वो एरो के ऊपर से ट्राइंगल बनाते हैं, तो बनाते हैं CaO जो कि सॉलिड होता है प्लस CO2 जो कि गैसियस होता है। तो देखिए ये वाला हो गया था मेरा एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हुई थी, और ये वाला हो गया था मेरा क्या, एंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूम हुई थी। समझाइए आप लोगों को। चलिए तो ये हो गया चौथा पॉइंट कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है या कंज्यूम हो रही है तो वो मेंशन कर दीजिए। रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में, कंज्यूम हो रही है तो रिएक्टेंट साइड में या एरो के ऊपर, वैसा लिख लीजिए। चलिए ठीक है। पांचवा और सबसे क्यूट पॉइंट, अगर पीपीटी बन रहा है जैसे नीचे का एरो बता दो, अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो ऊपर का एरो बता दो। पीपीटी वाला याद है ना, कौन सा, वो PbNO3 होल्ट वाइज प्लस KI वाला, चलो लिख लेते हैं कौन सा है, PbNO3 होल्ट वाइज प्लस 2KI विल गिव यू व्हाट, PbI2, ये नीचे का एरो बनाया था प्लस 2KNO3, याद है ये चीज़, ये था पहला। इसमें ये कौन सा कलर का था याद है ना, येलो कलर का, तो ये प्रेसिपिटेट का बता रहा था, और गैस रिलीज का कौन सा देखा था, Zn प्लस HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2, और H2 गैस रिलीज हो रहा था, बैलेंसिंग के लिए मैंने 2HCl लिया था। चीज़ें याद है। तो ये अलग अलग तरीके हो गए हम लोग एक रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं।
तो बेटा क्विक रिविजन आज का लेक्चर खत्म करने के पहले देख लेते हैं। हमने 5 तरीके सीखे एक रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के। पहला बैलेंस कर लो, हम जानते हैं बैलेंस क्यों करते हैं। एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि आप स्टेट्स मेंशन कर दो, तो कौन से स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। एक्वस क्या था, एलिमेंट या कंपाउंड जो कि वाटर सोल्यूशन में प्रेजेंट हो। थर्ड हमने क्या लिखा था कि जिस कंडीशन में है वो कंडीशन को मेंशन कर दो, या कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो कैटलिस्ट को मेंशन कर दो। कैटलिस्ट क्या था, इट वाज अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड। ऑल्टर मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बढ़ाने वाले रेट को क्या बोलते थे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, घटाने वाले को बोलते थे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो रिएक्शन एग्जांपल क्या लिखा था इसका, ये एग्जांपल रट लोगे अच्छा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू मिथेनॉल इन CH3OH, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का देखा था, बायो में भी देखते हैं हम लोग, 6CO2 प्लस 6H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव यू व्हाट, C6H12O6, जो कि क्या है, ग्लूकोज प्लस 6O2। फिर हम लोगों ने देखा था तो क्या कि हम लोगों ने मेंशन करना चाहिए एनर्जी रिलीज हुई है या कंज्यूम हुई है। अगर रिलीज हुई है तो वो जाता था एक्सोथर्मिक, अगर यूज या कंज्यूम हुई है तो हो जाता था एंडोथर्मिक। तो रिलीज का एग्जांपल तो बहुत ईजी था, Zn प्लस HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2, उसमें टेम्परेचर बढ़ा था। और सर कंज्यूम में बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को अपने को एनर्जी देनी पड़ती है उसे तोड़ने में। CaCO3 को अपने एनर्जी दी, इसे एरो के ऊपर मैंने ट्राइंगल बनाया, तो CaO प्लस CO2 मुझे मिलेगा। और लास्ट चीज़ हमने क्या देखी थी, अगर PPT बन रहा है तो नीचे का एरो बना दो, कोई गैस रिलीज हो रही है तो ऊपर का एरो बना सकते हो। समझा ये चीज़ बेटा। अब देखो आप लोगों को ये जो सब कुछ मैंने पढ़ा है ये सब चीज़ें नोट्स में भी है, आपको नोट्स के साथ मिलते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसे नोट्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं। वरना जितना मैंने पढ़ा है अगर आपने अब भी अच्छे सुना है तो आपको मेजर पार्ट समझ चुका होगा, याद भी हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।